जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा और पूरे उम्मीद के साथ कहते हैं कि आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले बिहार इंटर एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12 भूगोल, जिसका पहला चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र के सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको अच्छे तरह से इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न यही हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सबसे अधिक अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वह होता है आपका पहला अध्याय, और पहला अध्याय को आप अगर मिस कीजिएगा तो आपका बहुत सारा नंबर जो है छूट जाएगा। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस क्लास में जितने सारे VVI प्रश्न हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने के बहुत सारे चांस हैं, उसी सभी प्रश्नों को आपको इस क्लास में किया जाएगा। तो बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करेंगे और जो भी सारी बातें आपको बताने वाली होगी, जो भी आपके डाउट होंगे वह क्लास के भीतर जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि इस क्लास में हम लोग करने वाला है चैप्टर 1, जिसका नाम है मानव भूगोल। ठीक है, और इससे पहले शुरू करने से पहले हम मानव भूगोल के बारे में बता देते हैं कि मानव भूगोल है क्या और इसकी अध्याय में मुख्य रूप से पूछा क्या जाता है। तो सबसे पहले भूगोल, इस जो विषय है आपका भूगोल है, तो सबसे पहले भूगोल जान लीजिए। शॉर्ट प्रश्न है, शॉर्ट जो है सब्जेक्टिव प्रश्न है। आपके सब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ देता है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं। तो इसको आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा या फिर ध्यान से सुन लीजिए। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना, अंदर जो पृथ्वी के क्या है उस संरचना का, और बाहर का स्वरूप, बाहर जो है ऊपर घास फूस जो है घर मकान है उसका स्वरूप, और वायुमंडल मतलब आप लोग समझते हैं हवा के बारे में अध्ययन करना जो है क्या कहलाता है, तो भूगोल कहलाता है। कितने सिंपल सरल भाषा दिया गया है। आप इस तरह से आपके एग्जाम में पूछेगा प्रश्न कि भूगोल किसे कहेंगे, तो इस परिभाषा को आसानी से लिख दीजिएगा। इसके बाद इसको दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला जो है भौतिक भूगोल है और दूसरा जो है मानव भूगोल है। और इस अध्याय में मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है क्या है, तो मुख्य रूप से पढ़ना है मानव भूगोल के बारे में। ठीक है, क्योंकि भौतिक भूगोल अध्याय जो भौतिक भूगोल है उसको इससे पहले का जो क्लास है 11th का, ठीक है ना, उसमें ये चैप्टर जो दिया गया है, और 12th में जो है आपका मानव भूगोल दिया गया है। तो इस क्लास में हम लोग मानव भूगोल के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, ठीक है, जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको विस्तार पूर्वक से एक एक शब्द का एनालाइजेशन करके उसको अच्छे से कंप्लीट तरीके से कराएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा और प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, आपको समय मिलेगा प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि आपका ये जो सवाल है, ये जो है, ये सबसे पहले कि आपका जो है सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। प्रश्न पूछता है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, या फिर मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, या फिर कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है उसका लिखिए। तो यही जो है यहाँ पर हमने आंसर ही बता दिया। सबसे पहले आप जान लीजिए आंसर ही बता दिया कि कुमारी सैंपल। तो कुमारी सैंपल से सबसे पहले इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, कि कुमारी सैंपल ने जो है इसको कहा था। ठीक है, तो कहा क्या था जी, पहले सबसे पहले समझ लीजिए, इसको लिखिए कैसे, याद कैसे कीजिएगा। तो कह रहा है कि मानव भूगोल, ध्यान से सुनिएगा, मानव भूगोल क्रियाशील मानव, क्रियाशील मतलब होता है काम करने वाले मानव, काम करने वाले मानव, और अस्थायी पृथ्वी, पृथ्वी जो है अपने धुरी पर जो है चक्कर लगाती रहती है, मतलब घूमती रहती है। एक पृथ्वी जो है अस्थिर स्थिर नहीं है, घूमती रहती है, अस्थायी है। इसी के बीच के जो काम कर रहे हैं मानव और जो घूमती हुई पृथ्वी के बीच के जो संबंध है, उसी संबंध को जो है मानव भूगोल कहा जाता है। और यह जो है उदाहरण, यह जो परिभाषा जो है किसने कहा था, यह जो वाक्य किसने बोला था, तो यह बोली थी कुमारी सैंपल या फिर LNC सैंपल। तो सिंपल भाषा में आपको समझा दिए, उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होंगे। और इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी इसका जो है राइट उत्तर बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग बेहतर ढंग से इसको समझते चलिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न संख्या 2 आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि ज्योग्राफी शब्द जो है किसने गढ़ा था। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द को किसने इस्तेमाल किया था। ऑप्शन ए में है रेटजन, ऑप्शन बी में है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी में है हम्बोल्ट, ऑप्शन डी में है ब्लास। ठीक है, ब्लास। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज जो है सबसे पहले ज्योग्राफिया शब्द का गठन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है,
बिल्कुल आप लोग इत्मीनान से सभी प्रश्नों का उत्तर देते चलेंगे और ध्यान से सुनते चलेंगे। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है इस क्लास में लिए हुए हैं। जो चुनिंदे प्रश्न हैं उसी को लिए हैं जो एग्जाम 2025 में आपको पूछने की ज़्यादा संभावना रखते हैं। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न है तीसरा नंबर की भौतिक भूगोल का जनक किसे कहेंगे? रेटजल को, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को, वारेनियस को या फिर एलन सैम्पल को? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ से एक प्रश्न तो बनता ही है, ठीक है। किसी भी चीज़ का जनक पूछता है, भौतिक भूगोल का, मानव भूगोल का, आधुनिक मानव भूगोल का, भूगोल का जनक, इस सारे प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले इसका जनक बता देते हैं। तो भौतिक भूगोल का जनक जो है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आपको एक सामने एक चार्टर आता है, सबसे पहले आप इस चार्टर को समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे नोट है, इसको सबसे पहले आप लोग चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो इसको अपने कॉपी में नोट आउट कर लीजिए कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है बिहार इंटर एग्जाम में 100% बनने के चांस रखते हैं। यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा। पहला है कि भूगोल के जनक कौन है? जनक अर्थ होता है पिता, ठीक है, पिता, उसकी जनता, उसको जन्म देने वाला, मतलब भूगोल के बारे में सबसे अच्छे जानकार कौन थे? तो भूगोल का जो है जनक किसे कहा जाता है? शुरुआत किसने किया था? तो हिकाइटियस ने कहा था। तो भूगोल का जनक आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन है, भूगोल के पिता कौन है? तो हिकाइटियस है। उसके बाद पूछ सकता है आपसे कि व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? भूगोल का जनक हिकाइटियस, व्यवस्थित भूगोल का जनक पूछे या फिर पिता पूछे तो इरेटोस्थेनेज। उसके बाद आपकी किताब का जो पार्ट का नाम है वो है मानव भूगोल, और मानव भूगोल के जनक कौन है, या फिर कहेगा आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल। और वहीं पूछता है भौतिक भूगोल का जनक। तो अभी इससे पहला जो प्रश्न था तीसरा नंबर, उसमें पूछा था भौतिक भूगोल का जनक, तो हमने आपको क्या बताया था? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। तो चार यहाँ पे प्रश्न आपके सामने उभर कर सामने आया है, और चारों प्रश्न में से एक प्रश्न जो है आपके बिहार इंटर एग्जाम में आने के 100% चांस रखते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में नोट आउट करके इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने दिख रही होगी। प्रश्न संख्या 4 कर रहा है मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो अभी हमने आपको बताया है मानव भूगोल का जनक कौन हो जाएंगे जी? फ्रेडरिक रेटजेल। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? उसी से संबंधित अभी जो हमने आपको चार्टर दिखाया था उसी से संबंधित सारे प्रश्न है, या दोनों और 4 और 5। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन हो जाएगी? ये भी उसी का नाम है, फ्रेडरिक रेटजेल। यहाँ पे शॉर्ट नाम दिया है केवल रेटजेल, कहीं कहीं रेटजेल देते रहा है, कहीं कहीं फ्रेडरिक रेटजेल देता है। आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6। चलिए, नियतिवाद के विचारक कौन थे? प्रश्न है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? ई कांट, हम्बोल्ट, रिटर या फिर इनमें से सभी? नियतिवाद क्या है जी? नियतिवाद तीन तरह के वाद थे। एक था नियतिवाद, दूसरा संभववाद, और तीसरा जो है नव नियतिवाद या फिर नव निश्चयवाद। नियतिवाद को निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा है संभववाद, तीसरा है नव निश्चयवाद या फिर नव नियतिवाद। इसके विचारक कौन थे? मतलब कि नियतिवाद कहे या फिर निश्चयवाद पर विचार किसने किसने किया था? तो ई कांट ने भी किया था, हम्बोल्ट ने भी किया था और रिटर ने भी किया था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए, निश्चयवाद उसी को बोलते हैं, नियतिवाद या फिर निश्चयवाद एक ही शब्द है। निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? इससे पहले पूछा था विचारक, मतलब उस पर विचार करने वाले कौन थे? तो इनमें से सभी उसका उत्तर होता है। यहाँ पे पूछ रहा है प्रवर्तक कौन है, इसको समझाने वाले कौन है, इस शब्द किसने गढ़ा है, इस शब्द को किसने गढ़ा है, ठीक है। तो फ्रेडरिक रेटजेल ने या फिर वारेनियस ने या फिर ब्राडिल्ला ब्लास ने या फिर कुमारी एलन सैम्पल ने। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए फ्रेडरिक रेटजेल जो है निश्चयवाद के प्रवर्तक है, ठीक है। मतलब इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे जो भी चीज़ है उसी में मानव को खुश रहना चाहिए, उसी में मानव का जीवन है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है मानव। तो वह हो गया निश्चयवाद। और संभववाद क्या है जी? पहले था निश्चयवाद, ध्यान से सुनिए, पहले निश्चयवाद संभववाद ये क्या है शॉर्ट में समझा देते हैं। निश्चयवाद मतलब जो पहले से चीज़ निश्चय है कि इससे आगे मानव को नहीं बढ़ना है, वह निश्चयवाद हो गया, ठीक है। जैसे कि पहले जो थी मानव को जो है ठंड लग रही है, किसी गुफा में नुका रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, ठंड लग रही है तो लग रही है। बाद में खाना नहीं मिल रहा है, फल फूल खा रही है, खाना नहीं मिल रहा है, खाना खत्म हो गया तो भूखे मर गई। लेकिन अभी जो है मान लीजिए अभी जो है संभववाद हो गया। संभववाद क्या है जी? संभववाद खाना नहीं मिल रहा है तो मानव ने खुद से खाना बनाया और खुद से खा लिया, यह हो गया, उसको संभव कर दिया। और नौ निश्चयवाद जो है ज़्यादा हानि नहीं करना है, ज़्यादा क्षति नहीं करना है प्रकृति को, प्रकृति के साथ साथ मिल के चलना है, उसी को बोलते हैं नौ
नौ निश्चयवाद। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे तीनों चीज़ आ गई है। तीनों चीज़ पहले एक इसको भी नोट कर लीजिए कि विचारधारा जो तीन थी, एक निश्चयवाद या फिर जिसको नियतिवाद भी कहते हैं, दूसरा संभववाद थी और तीसरा जो है नौ निश्चयवाद थी। इन तीनों के प्रवर्तक कौन है? तो नियतिवाद को समझाने वाले कौन थे? फ्रेडरिक रेटजेल थे। संभववाद को समझाने वाले कौन थे? लुसियन फेवरे थे। और नए निश्चयवाद को समझाने वाले ग्रिफिथ टेलर थे। यहाँ से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनने के 100% चांस रखते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप लोग क्यों कह रहे हैं कि सारे प्रश्न बनने के चांस रहे हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके ज्योग्राफी में कुल लगभग जो है लगभग 20 अध्याय है। कितने अध्याय है? 20 अध्याय है, जिसमें जो है कम से कम 10 अध्याय जो है इम्पोर्टेंट है। 10 अध्याय इम्पोर्टेंट है। अच्छे से अलग पे समझाते हैं। 20 अध्याय, ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है उसमें 20 अध्याय है, जिसमें से 10 अध्याय जो है एकदम महत्वपूर्ण है, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो है बोर्ड एग्जाम में जो है 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें से बनाना कितना है? 50 प्रश्न ही है बनाना है। अगर आप लोग प्रत्येक अध्याय से 5 प्रश्न लेते हैं तो प्रत्येक अध्याय से 5 प्रश्न लेते हैं, तब जाके आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट होगा। तो समझ लीजिए, इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये जो जितने सारे प्रश्न बताए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, चांस ज़्यादा रखते हैं आने की, क्योंकि एक अध्याय से आपका 5 प्रश्न लेगा बिहार बोर्ड। ठीक है, तब जाके आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ पाएगा। और जिसमें पहला अध्याय जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने के लिए। तो इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। 100% इस अध्याय को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? निम्नलिखित में कौन सा जो है एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव या फिर मानवीय विचारधारा। 8 नंबर प्रश्न है। ठीक है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। लोगों और पर्यावरण के बीच के जो मुख्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मुख्य क्रिया जो है वह हो जाएगा आपकी प्रौद्योगिकी, जिससे जो है मानव जो है और जो है पर्यावरण जो है आपस में जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो मानव प्रौद्योगिकी के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 9 प्रश्न है। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? अभी हमने बताया है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है भूगोल के जनक, यहाँ पे देश का नाम दिया है, देश नहीं महादेश। ठीक है, यूनान या फिर अफ्रीका या फिर एशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका अगर नाम पूछता है तो नाम क्या हो जाएगा जी? हिकैटियस। और व्यवस्थित भूगोल का हो जाएगा नाम इरेटोस्थनीज। यहाँ पे देश का नाम पूछा है, महादेश का नाम पूछा है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनान को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। 10 प्रश्न, कुल टोटल हमको लगता है 30 प्रश्न लिए हैं, जिसमें से 10 प्रश्न तो आपके रिवीजन के लिए लिए हैं, मतलब जो चार्टर दे रहे हैं उसमें से जो आपके प्रश्न 10 लिए गए हैं, और बाकी जो 20 प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 5 प्रश्न तो आपके 100% गारंटी के साथ है ये आपके आएंगे ही तो आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था? यहाँ पे उन्हें बताना भूल गया था इससे पहले। रुको और जाओ निश्चयवाद को नव निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद को नव निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है, इसको नोट कर लीजिए। इसका संकल्पना किसने दिया था? रेटजेल ने दिया था, हम्बोल्ट ने दिया था, ब्लास ने दिया था या फिर टेलर ने दिया था? तो हमने आपको चार्टर में बताया था कि नव निश्चयवाद 3 तरह के थे। निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद, जिसमें से नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ग्रिफिथ टेलर थे। ग्रिफिथ टेलर, यहाँ पे शॉर्ट नाम दिया है, केवल टेलर दिया है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। संभववाद के लुसियन फेवरे, संभववाद के लुसियन फेवरे थे। नव निश्चयवाद के ग्रिफिथ टेलर थे। ठीक है, और निश्चयवाद के फ्रेडरिक रेटजेल थे। इस तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। व्यवहारिक भूगोल, ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? तो ये चारों जो है व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल आपके मानव भूगोल के ही जो है उपक्षेत्र है, मानव भूगोल के ही अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि ये प्रश्न जो आपके सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। प्रश्न आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखे, मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम लिखे। इस तरह से प्रश्न आता है कि मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। तो आपके यहाँ पे टोटल 4 उपक्षेत्र के नाम दिए गए हैं, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। तो सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कि मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे चारों उपक्षेत्र का नाम दिए गए हैं, इसको नोट आउट करके लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न
प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव भूगोल विचारकों की विकास की व्यंजना, न कि भौतिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने जो है दिया था? मानव भूगोल किसे कहेंगे? यहाँ पे एक और परिभाषा आ रहा है कि विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है। मानव भूगोल क्या है जी? तो अपने विचार की विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान की विस्तार करना और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम। ये जो है मानव भूगोल का जो परिभाषा जो है किसने दिया था? इस परिभाषा को जो है किसने दिया था? प्रश्न 12 पूछ रहा है। जीन ब्रूस ने, या फिर विडाल डिल्ला ब्लास ने, या फिर ई हटिंगटन ने, या फिर फ्रेडरिक रेटजेल ने। तो इसका जो है मानव भूगोल के जो जनक थे कौन थे? फ्रेडरिक रेटजेल। उन्हीं का यह परिभाषा है, उन्हीं का दिया हुआ यह क्या है जी? परिभाषा है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ से एक और प्रश्न आपको बताना चाहेंगे कि कुमारी सैंपल जो है, जो कुमारी सैंपल थी वह इन्हीं की चेला थी। किन की? शिष्या थी, ठीक है, शिष्या, वह स्त्री है। फ्रेडरिक रेटजेल की जो है शिष्या कौन थी? कुमारी एलन सैंपल। कुमारी एलन सैंपल जो है फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी। इनका परिभाषा मानव भूगोल पर परिभाषा जो था यह था। लेकिन कुमारी सैंपल जो है इनसे ज़्यादा चतुर निकली। नहीं बोलते हैं जी कि गुरु गुरु लग गया चला चीनी हो गया, तो इनसे ज़्यादा बुद्धिमान निकली और उसने अपना नया अवधारणा दिया, मानव भूगोल का नया परिभाषा दिया। उस परिभाषा को ज़्यादा मान्यता दी गई है और परिभाषा जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कुमारी सैंपल के अनुसार जो है मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो इससे पहले उन्होंने बताया है कि क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच के परिवर्तनशील संबंधों को मानव भूगोल कहा जाता है। यह जो है किसने कहा था? तो इन्हीं की शिष्या, फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या जो थी कुमारी सैंपल की परिभाषा है और इनकी परिभाषा यह है। तो खासकर यह परिभाषा नहीं पूछा जाता है, मानव भूगोल की मेन परिभाषा जो है वही पूछी जाती है, कुमारी सैंपल द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है। 1990 के दशक मानव भूगोल के 1990 के दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? उस 1990 का दशक जो है भूगोल के कौन से उपागम के लिए जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर आधुनिकतावाद, ऑप्शन ए में दिया है उत्तर आधुनिकतावाद, ऑप्शन बी में दिया है आधुनिकतावाद, ऑप्शन सी में दिया है अन्वेषण, ऑप्शन डी में दिया है संभववाद। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आधुनिकतावाद के उपागम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14। ब्लास के, ठीक है, ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? ब्राल डिल्ला ब्लास, ठीक है, ये जो है किस अवधारणा से संबंधित है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया है नियतिवाद, संभववाद या फिर नव निश्चयवाद। यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, संभववाद की अवधारणा से। इसके प्रवर्तक कौन है जी? संभववाद के प्रवर्तक कौन है? इससे पहले का जो चार्टर था उसमें बताया था हमने संभववाद के प्रवर्तक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल है। ठीक है, यहाँ पे इसकी अवधारणा भौगोलिक अवधारणा से संबंधित कौन है? तो ये जो है ब्राल जी हैं, डिल्ला ब्लास, ठीक है, ब्राल डिल्ला ब्लास जो है इसकी अवधारणा से संबंधित है। इसके प्रवर्तक है फ्रेडरिक रेटजेल। नियतिवाद के प्रवर्तक है फ्रेडरिक रेटजेल। संभववाद के प्रवर्तक है लुसियन फेब्रे और नए निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर है। इसको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। यहाँ पे 3 प्रश्न बन रहे हैं, तीनों के प्रवर्तक 100% पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी नहीं, आपके इंटर एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर। निम्नलिखित में से, निम्न पुस्तकों में से कौन जो है हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, काम मास, जनसंख्या भूगोल या फिर इनमें से सभी? यहाँ पे आप लोग देखकर इनमें से सभी देखकर आप लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे कि भाई इसका आंसर तो इनमें से सभी होगा, लेकिन इसका आंसर जो है इनमें से सभी बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा काम मास। ठीक है, काम मास जो पुस्तक है वो किसकी है? तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट की पुस्तक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 16 नंबर प्रश्न करने से पहले कुछ पुस्तकें दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं जहां से भी एक प्रश्न बनने के 100% चांस रखते हैं। अभी तक हमने 3 ऐसे पॉइंट बताए हैं जहाँ से एक न एक प्रश्न बनने के चांस रखते हैं। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था संबंधित जनक के नाम। ठीक है, किसके जनक कौन है, पिता जो है कौन थे। दूसरा था पॉइंट कि 3 विचारधारा है, 3 विचारधाराओं के प्रवर्तक कौन है। और तीसरा पॉइंट है कि यहाँ की पुस्तक 3 दिए गए हैं, तीनों पुस्तकों के लेखक कौन है। यहाँ से आपके 3 VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनकर सामने आ गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से प्रश्न है कि एंथ्रोपोजोग्राफिया का लेखक कौन है। यह पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफिया।
ज्योग्राफिया जिसके लेखक है फ्रेडरिक रेटजेल। दूसरा पुस्तक है ज्योग्राफिया जनरलिस जिसके लेखक है वारेनियस, ठीक है। और तीसरा पुस्तक अभी हमने पढ़ा है काम मार्क्स जिसके लेखक कौन है, तो हमबोल्ट है, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 16, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन हमको विश्वास है कि जो भी प्रश्न करा रहे हैं आपके सीधे माइंड में छप गए होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, प्रत्यक्षवाद, संभववाद, समुद्री विज्ञान या फिर मानववाद, ठीक है, मानवतावाद यहाँ रहेगा मानववाद। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समुद्री विज्ञान जो है यह मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, बाकी सब जो है मानव भूगोल से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 16 नंबर प्रश्न है फेब्रे संबंधित है। फेब्रे, लुसियन फेब्रे, आपको याद होगा लुसियन फेब्रे। नियतिवाद से संबंधित कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। संभववाद से लुसियन फेब्रे और नव निश्चयवाद से ग्रिफिथ टेलर। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, लुसियन फेब्रे। यहाँ पे केवल फेब्रे दिया है, इनका पूरा नाम लुसियन फेब्रे हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, संभववाद से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है। यहाँ पे जो है आपके सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाता है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक घटक को, मानवीय घटक को या फिर इनमें से दोनों को। 18वां प्रश्न पूछ रहा है, तो संभववाद की अवधारणा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी हमने आपको बताया है ना जी कि नियतिवाद के घटक में जो है प्राकृतिक घटक जो है महत्वपूर्ण थी, पर्यावरण ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। मानव जो है पर्यावरण को उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करता था। पर्यावरण जो है, प्रकृति जो हमको जितना दी है उतना ही में जो है मानव संतुष्ट रहता था, वह है निश्चयवाद, नियतिवाद। लेकिन वहीं अगर संभववाद की बात करते हैं तो मानव जो है प्रकृति को उल्लंघन करता था। मानव जो है प्रकृति को क्या करता था, उल्लंघन करता था। उनके जितने सारे नियम थे उसको उल्लंघन करके अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने लगा था, जिसको संभववाद करते हैं। और नौ निश्चयवाद में था कि भाई देखो, न तो तुम पृथ्वी की हानि करो और ना ही ज़्यादा उससे लाभ कमाओ। पृथ्वी को साथ साथ उसकी प्रकृति को जो कर रहा है उसको साथ साथ लेकर अपनी आवश्यकता को भी पूर्ण करो और आने वाले पूर्वज के लिए भी उस सामान को रखो, ताकि आने वाले जो तुम्हारे पूर्वज है, आने वाले जो पीढ़ी है उसको लाभ उठा सके। मतलब मान लीजिए अभी जो आपको पेट्रोलियम का यूज करना है या फिर तेल का यूज करना है तो उतना ही यूज कीजिए कि आपका भी काम पूर्ण हो जाए, आपकी आने वाली पीढ़ी का भी काम उससे चल जाए। ऐसा काम नहीं करना है कि आप में पूरा खत्म हो जाए और आने वाली पीढ़ी जो आपकी भूखी मरे, ठीक है। वह थी नौ निश्चयवाद। और निश्चयवाद मतलब कि आपकी जो पृथ्वी जो दे रही है बस उतना ही कीजिए, उससे आगे मत बढ़िए। और संभववाद की पृथ्वी जितना दे रही है हम उससे आगे करेंगे, पृथ्वी जितना कर रही है उससे उतना नहीं करेंगे, उससे बेहतर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा मानवीय घटक को मानव संभववाद में महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न से उसी का नोट दिया गया है। निश्चयवाद में प्राकृतिक घटक को माना जाता है, संभववाद में मानवीय घटक को माना जाता है और नौ निश्चयवाद में इन दोनों को महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी वही पॉइंट है जहाँ से भी एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पढ़ने के 100% चांस रखते हैं। टोटल 4 पॉइंट हमने बताया है, 4 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट क्या था, जन्म से। पहला पॉइंट था पिता कौन है, किसके कौन पिता है, ठीक है। पहला पॉइंट था किसके कौन पिता है। दूसरा पॉइंट था पुस्तक और उसके लेखक। दूसरा पॉइंट था क्या, पुस्तक और उसके लेखक। तीसरा पॉइंट था जो तीनों विचारधाराएं हैं, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, संभववाद, इसके जो है प्रवर्तक कौन है, इनके नाम बताइए। और तीसरा था ये जो है निश्चयवाद, नव निश्चयवाद जो वाद थी ये किससे संबंधित है। टोटल 4 पॉइंट हमने बताया है और इन चारों पॉइंट से एक एक प्रश्न बनने के 100% चांस रखते हैं। बाकी जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं उनमें से भी एक प्रश्न आने के 100% चांस रखते हैं। तो आपके इस अध्याय से टोटल 5 प्रश्न बनने के 100% चांस रखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी किताब में जो है मात्र 20 ही अध्याय है और 20 अध्याय से अगर 5 प्रश्न लिया जाता है तो 20 बचे 100 हुआ। और आपके बोर्ड एग्जाम में भी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको बनाना कितना है जी, 5 ही बनाना है, 50 ही बनाना है। तो यहाँ से आपके अगर अच्छे से कंप्लीट किए हैं, अच्छे से इस अध्याय को किए हैं, तो कर लिए हैं या फिर कर रहे हैं, तो आपका 100% है कि 5 प्रश्न आपका जो है कंप्लीट हो चुका। और हमारे विचार से 1 से 2 आपका सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कर रहा है संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विज्ञानी ने किया था। संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था जी, लुसियन फेब्रे ने किया था। अब यहाँ से फटाफट सभी प्रश्नों को करेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्नों को हमने चार्टर में बता दिया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है मानव भूगोल
से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल से संबंधित कौन सा नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानीय संगठन या फिर अन्वेषण या फिर वर्णन। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? हमने अभी चार्टर में बताया है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे। तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक जो हो जाएंगे ग्रिफिथ टेलर हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आप लोग फटाफट से इसका उत्तर देते चलिए, क्योंकि सभी प्रश्नों को हमने इससे पहले चार्टर में बता दिया है। नव निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो नव निश्चयवाद में प्राकृतिक और मानवीय घटक दोनों को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट उत्तर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने कर रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों का विवरण, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन मानचित्र, प्राचीन महाकाव्य। भौगोलिक सूचना का स्रोत पूछ रहा है। तो जो यात्रियों का जो विवरण है, यात्री जो पहले आते प्राचीन से जो यात्री भारत आए या फिर भारत से कहीं गए, तो वो जो है भौगोलिक यात्रा का मतलब आप लोग कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ के दृश्य आपके दिमाग में छप जाते हैं, उसके बारे में आप लोग कुछ वर्णन करते हैं। उसके बाद जो मानचित्र होती है उसमें जो है कहीं ना कहीं चीज़ का भौगोलिक मानचित्र जो है दर्शाती है, ठीक है। और प्राचीन महाकाव्य जो है उसमें जो है किसी न किसी क्षेत्र का वर्णन किया जाता है। लेकिन चंद्रमा से जो चट्टानें टूट के गिरती है या फिर किसी खगोलीय पिंड टूट के गिरती है, उससे हमें कुछ भी प्राप्त भौगोलिक ज़्यादा स्रोत प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर का ऑप्शन बी राइट उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 24 नंबर, काम मास पुस्तक के लेखक कौन है? तो काम मास पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? आपका ऑप्शन बी हमबोल्ट हो जाएंगे। इससे पहले हमने इस प्रश्न को करा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात क्या कहता है, अब आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। ज्योग्राफिया जनरलिस का लेखक कौन है? इससे पहले के चैप्टर में बताया था हमने। ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक जो है आपके वारेनियस थे, ठीक है। कौन थे? वारेनियल थे। ऑप्शन यहाँ पे भी बी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आगे जितने सारे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं आप इसके जवाब फटाफट से दे रहे होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में जो है चार्टर अच्छी तरह से बैठ गया होगा। एंथ्रोपोजोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एंथ्रोपोजोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फ्रेडरिक रेटजल थे। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 27 नंबर, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अब तक का सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है कि मानव प्रकृति का दास है। मानव किसका दास है जी? प्रकृति का दास है। यह बात जो है 100% सही है। अभी आप कितना हूँ ऊंचा उड़ान भर लीजिए, कितना हूँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लीजिए, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि पृथ्वी जो है कब भूकंप आएगा और सारे बड़े बड़े बिल्डिंग जो है पृथ्वी अपने अंदर दबाकर खा जाएगी। तो यहाँ पे 100% बात सही कही गई है कि मानव जो है किसका दास है जी? प्रकृति का दास है। प्रकृति जब चाहे तब मानव को छिन्न भिन्न कर सकती है, जब चाहे तब मानव को आराम से निकल सकती है, ठीक है। तो यह बात जो है 100% सही है। और यह बात जो है किसने कहा था? तो फ्रेडरिक रेटजल की जो शिष्या थी कुमारी सैंपल या फिर एनएल सैंपल, उसी ने यह बात कहा था कि मानव किसका दास है जी? प्रकृति का दास है, इस भगवान का दास है, इस जन्नत का दास है, ठीक है। बाकी कितना हूँ मानव उड़ ले, कितना हूँ बड़ा कुछ कर ले, चांद पर चल जाए, मंगल पर चल जाए, लेकिन हाँ वो भगवान की दास है, वो प्रकृति की दास है। प्रकृति जब जैसी चाहेगी वैसी मानव को अपनी उंगली पर नचा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है भूगोल का वर्णन नहीं करता है? भूगोल का वर्णन, समाकलनात्मक अनुशासन, या फिर ऑप्शन बी में दिया है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करना, द्वैतता पर आश्रित, या फिर प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में जो प्रासंगिक नहीं होना, ये सब क्या है जी? ऑप्शन यहाँ पे इसका डी राइट उत्तर हो जाएगा, जो मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ठीक है। चलिए, मानव प्रकृति का दास है किसका कथन है? फिर से वही प्रश्न घूम कर चला आया, मानव प्रकृति का दास है, या उत्तर जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट उत्तर हो जाएगा, कुमारी सैंपल जो है कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, भूगोल का जाना किससे कहना चाहेंगे आप लोग? भूगोल का जाना किससे कहते हैं? भूगोल का जाना किससे कहते हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिकैटियस को जो है भूगोल का जनक माना जाता है। और व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया है, इरेटुअस्निज। आपके टोटल कुल, ठीक है, 30 प्रश्न हमने यहाँ पे कराया है। तो मैं 30 प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट किए होंगे और आपको बहुत मज़ा भी आया होगा और आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे। बेहतर ढंग से हम आगे के सभी 20 के 20 चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। केवल जियोग्राफी ही नहीं बल्कि आपके आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे और उसके साथ साथ उसके मॉडल पेपर भी लाए जाएंगे। लास्ट में जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लाए जाएंगे। तो कृपया करके इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आपके बिहार इंटर एग्जाम में बेहतर तैयारी के लिए काफ़ी आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।